Welcome to Farmies. Let's make it easy. This is Unit 3, Chapter 3rd of Medicinal Chemistry, Semester 5. The name of this chapter is coagulant and the anticoagulants. तो इसके अंदर हमें 5 ड्रग के बारे में पढ़ना है, विच इज़ मीनाडायोन, एसिटोमीनाडायोन, वारफेरिन, एनिसिडायोन, क्लोपिडिग्रिल. मीनाडायोन एसिटोमीनाडायोन विटामिन के डेरिवेटिव्स है और ये कोआगुलेंट मतलब कि खून को जमाने में मदद करते हैं. और उसी तरफ है वारफेरिन और एनिसिनडायोन जो कि एंटी कोआगुलेंट मतलब कि हमारे ब्लड को पतला करने में मदद करते हैं. फिर लास्ट हमारा एंटीप्लेटलेट विच इज़ क्लोपिडोग्रिल. लेट्स गेट स्टार्टेड. कोआगुलेंट्स क्या होता है? ये प्रमोट करते हैं ब्लड को क्लोट करने के लिए. एंटी कोआगुलेंट क्या होता है? इसका अपोजिट, प्रिवेंट करते हैं क्लोटिंग ब्लड का. ब्लड क्लोटिंग क्या है? दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज हीमोस्टैटिस मतलब खून का जमना, स्टैटिस रुक जाना, स्टैटिस मतलब स्टेबल रुक जाना, हीमो मतलब कनेक्टेड टू द ब्लड से रिलेटेड ये वर्ड है. इट इज़ द सीक्वेंस ऑफ द रिस्पॉन्स दैट ब्लीडिंग स्टॉप मीन्स रिड्यूस द ब्लड लॉस व्हेन द ब्लड वेसल्स आर डैमेज और रप्चर. सपोज करो इंटरनल या एक्सटर्नल कुछ भी हो सकता है, आपकी ब्लड वेसल रप्चर या डैमेज हो जाए, उस वक्त आपका ब्लड गिरने लग जाएगा बाहर की तरफ. तो उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए हमारा बॉडी खुद से एक मैकेनिज्म करता है जिसको हम लोग कहते हैं कोआगुलेंट हीमोस्टैटिक मैकेनिज्म. इसके अंदर 3 स्टेप में ये मैकेनिज्म होता है. फर्स्ट, वास्कुलर स्पास मतलब कि आपके जितने भी वेसल्स है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से ब्लड जो है वो फ्लो होना थोड़ा सा बंद हो जाएगा, क्योंकि ब्लड वेसल जो है कॉन्स्ट्रिक्ट होने की वजह से जो उसके छेद था, उसका जो डायमीटर था होल का, वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड बाहर गिरना बंद हो जाएगा या फिर कम हो जाएगा. फॉर्मेशन ऑफ द प्लेटलेट प्लग यानी कि वहाँ पे प्लेटलेट जमना स्टार्ट हो जाएगा, उस एरिया में प्लेटलेट जमना स्टार्ट हो जाएगा. दिस इज कॉल्ड फॉर्मेशन ऑफ द प्लेटलेट. थर्ड, वहाँ पे प्लेटलेट मतलब कि प्लेटलेट एग्रीगेट होने के बाद वहाँ पे कोआगुलेशन स्टार्ट हो जाएगा, जो कि हमारा एक फैक्टर है, 12 फैक्टर से मिलके बनता है कोआगुलेशन फैक्टर, तो वो स्टार्ट हो जाएगा. इन दिस प्रोसेस फिब्रिस जो है, फिब्रिन्स इज फॉर्म्ड विच इज़ इनसॉल्युबल प्रोटीन है, जो कि इनसॉल्युबल प्रोटीन है एंड फर्दर फॉर्म्स क्लोट. नेटवर्क ऑफ फिब्रिन है, फिब्रिन्स का एक नेटवर्क है ये, और यहाँ पे आरबीसी को ये ट्रैप कर लेते हैं और जो भी डैमेज एरिया होता है उसको सील कर देते हैं, जिसकी वजह से ये पॉसिबल हो पाता है. नाउ दिस प्रोसेस इन्वॉल्व 13 फैक्टर्स. इसके अंदर 13 फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, सिर्फ एक क्लोट को रोकने के लिए 13 फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं. तो ये कैसे होता है? सपोज करो यहाँ पे रप्चर हुआ, आरबीसी बाहर निकलना स्टार्ट हो गया. अब आरबीसी क्योंकि बाहर निकल रहे थे, इसकी वजह से यहाँ पे सबसे पहले कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द वीन होगा, साथ ही साथ प्लेटलेट एग्रीशन स्टार्ट हो जाएगा, साथ ही साथ फिब्रिन्स जमना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि कोआगुलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा. इसी तरह से आपका एक डैमेज वेसल्स रिकवर करता है किसी भी इंजरी से. व्हाट इज द मैकेनिज्म बिहाइंड दैट? फर्स्टली बोथ पार्ट में इंट्रिंसिक हो या एक्सट्रिंसिक हो, ट्रॉमा को वो सेंस करते हैं कि यहाँ पे एक इंजरी हुई है. उसके बाद ये 2 तरह से एक्टिवेट हो सकते हैं, ये किसी भी तरह से एक्टिवेट हो. इनका इनडायरेक्टली काम या फिर डायरेक्टली काम कहाँ पे होता है? इनका एक ही काम होता है, फैक्टर 10 को एक्टिवेट करना. फिर जब ये फैक्टर 10 एक्टिवेट हो जाते हैं तो ये कॉमन पाथवे होता है, ठीक है, चाहे यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ से स्टार्ट हुआ. ये लोग प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन को कन्वर्ट करते हैं, और थ्रोम्बिन क्या काम करता है? फिब्रिनोजेन को फिब्रिन्स में कन्वर्ट करने का काम करता है. फिब्रिन्स होता है फर्स्ट फैक्टर जो कि एक्टिवेट फैक्टर है, और यही फिब्रिन्स हमारे ब्लड को क्लॉट करने का काम करते हैं. फिब्रिन्स मेक्स क्लॉट विच ट्रैप आरबीसी एंड सील डैमेज, ठीक है. दिस इज द वर्क ऑफ द फिब्रिन. आगे अप्रोच करने से पहले ये पाथवे जाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अभी देखने में बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहा होगा, पर बिलीव में इट इज़ वेरी ईजी. तो इसको ईजी बनाने के लिए मैं एक रील दिखाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए समझूंगा. तो रील कुछ ऐसा है, ये है मिनामिनिक के साथ, मतलब कि एक ट्रिक के साथ. I'm going to show you how to memorize the coagulation cascade in under 60 seconds. So recall that a coagulation cascade is a series of clotting factors that help us form blood clots. So we're going to start off with 10, and you can remember X marks the spot. मतलब कि ये एक X मार्क से स्टार्ट कर रहा है. X मार्क्स को हम लोग 10 की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं, तो मतलब कि क्लॉटिंग फैक्टर 10 है. From there, we're going to count down from factors of 10. So that's 5, 2, and 1. You can also think of it as 1 times 2 times 5 is 10. इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? देखो, 1 2 जा 1 1 टाइम 2 मतलब 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. 1 टाइम 2 टाइम्स 5 मतलब कि 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो 10 बन जाएगा. 1 टाइम 2 1 2 जा 2 2 5 जा 10. इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है. तो इनडायरेक्टली ये कह रहा है जो 10 है वो 2 को एक्टिवेट करता है 5 के जरिए, और 2 1 को एक्टिवेट करता है. 2 का नाम है प्रोथ्रोम्बिन, 1 का नाम है फिब्रिन, ठीक है. And that's our common pathway. Then for our extrinsic pathway, that starts with 7. 7 has 2 E's, or you can think of it. तो एक्सट्रिंसिक पाथवे किससे स्टार्ट होता है? हमारा 7 से. बेसिकली 3 से स्टार्ट होता है, पर उस वहाँ पर नहीं जाएंगे हम. 7 से स्टार्ट होता है, और 7 के अंदर है 2 ई मतलब इवन, ई मतलब इवन और ई मतलब एक्सट्रिंसिक पाथवे. तो ऐसे भी याद कर सकते हैं आप. A 7 up energizes me, and that's going to activate factor 10. Then for our intrinsic pathway, that starts with 12. Think of 12-inch sub. Now we're going to count down the rest of the factors. So we have 11, we have 9, we already have 10 there, and then we have 8, which stimulates that. अब इसको कैसे याद करोगे? इंट्रिंसिक में क्या है? 12 से स्टार्ट होगा, फिर 10 को एक्टिवेट करेगा, फिर 12 11 को एक्टिवेट करेगा. 11 10 को नहीं कर सकता क्योंकि 10 ऑलरेडी एक्टिवेट हो रखा है, तो उसके बाद वो एक्टिवेट करेगा 9 को. 9
8 के थ्रू 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेसिकली इसको आप ऐसे याद कर सकते हो। Now, to remember our final two factors, 1 and 2, remember final products. So fibrinogen and prothrombin, prothrombin converts to thrombin, thrombin activates fibrinogen. तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 को प्रोथ्रोम्बिन कहा जाता है, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा और थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन में कन्वर्ट होगा, फिब्रिनोजन फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाएगा। There you have it. तो इसको आप ऐसे याद कर सकते थे। तो ये था कुछ मिनोमिनिक के साथ। फिर अब हम लोग क्या आते हैं, इसको अब समझते हैं, ठीक है। इंट्रिंसिक पाथवे मतलब जो ब्लीडिंग हुई है आपकी ब्लड वेसल्स की वो अंदरूनी हुई है, ठीक है, किसी इंजरी की वजह से अंदरूनी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है। और एक्सटेंसिव का मतलब होता है कि बाहर से आपको चोट लगा, तो इसको याद कैसे करोगे। तो इंट्रिंसिक के अंदर एक फैक्टर रिलीज होता है जिसको हम लोग कहते हैं के, यानी कि प्री कैलिकरिन, ठीक है, याद हो गया योग। और साथ ही साथ ये एक हाई मोलिकुलर वेट काइनिनोजन होता है, हाई मोलिकुलर वेट काइनिनोजन होता है। तो कैलिकरिन काइनिनोजन, के कैलिकरिन, काली ने करा काइनिनोजन, ऐसे भी याद कर सकते हो आप, ठीक है। इंट्रिंसिक पाथवे। एक्सटेंसिक किससे बात होता है, टिश्यू फैक्टर TF, ठीक है ना, थ्रोम्बोप्लास्टिन यहाँ से रिलीज होता है, जिसको हम लोग फैक्टर 3 के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब इसमें सेम वही चीज़ है, 3 को एक्टिवेट करता है 7 को एक्टिवेट करता है 10, ठीक है, 7 एक्टिवेट करता है 10 को। ऐसे ही 12 एक्टिवेट करेगा 9 को, 12 एक्टिवेट करेगा 11 को, 11 एक्टिवेट करेगा 10 तो हो नहीं सकता, 9 को, 8 के थ्रू एक्टिवेट होकर 10 बन जाएगा, क्योंकि दोनों ही 10 बन गए, इनका कॉमन पाथवे होता है। दोनों ही किसको एक्टिवेट करेंगे, हमारे 5 को, 5 किसको एक्टिवेट करेगा, हमारे 2 को, 2 किसको एक्टिवेट करेगा, हमारे 1 को। तो ऐसे याद कर सकते हो, डायरेक्ट फिब्रिन बन गया, फिब्रिन क्लॉट कर जाएगा। तो बहुत ईजी था इसको याद करना। कोगुलेंट एजेंट विच आर प्रोमोट कोगुलेशन, ये कोगुलेंट एजेंट वो एजेंट होते हैं जो कोगुलेशन को प्रोमोट करते हैं, ठीक है, बढ़ावा देते हैं। इसको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, हीमोस्टैटिक्स। ये 2 तरह के होते हैं, लोकल और सिस्टमैटिकली। लोकल को हम स्टिप्टिक्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। लोकल ये स्टेमेटिकली, लोकल मतलब जानते हो लोकल एरिया, स्टेमेटिक मतलब नसों के द्वारा, ठीक है ना। और कुछ दो ये तो हो गया नसों के द्वारा या फिर लोकल रूट में दिया जा सके। अदर वे क्या है हमारा, फिजिकल प्रेशर लगाना है, आइस लगाना। फिजिकल प्रेशर भी देखिए हम ब्लडिंग को रोक सकते हो, और आइस लगा के भी ब्लड कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा वेसल्स, तो वहाँ से भी ब्लड रुक सकता है। तो 2 तरीके थे, लोकल भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं, सिस्टमेटिकली भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं, और अदर मेथड भी है हमारा। तो टाइप 1 के बारे में बात करते हैं, लोकल टू स्टॉप ब्लीडिंग। लोकल वे में क्या वे कर सकते हैं, लाइक क्रीम व्रीम कैसे लगा सकते हैं। फर्स्ट एड्रेनलिन हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये सॉल्यूशन होता है 1/1000 का सॉल्यूशन होता है, 4 टूथ सॉकेट के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है, वहाँ पे ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए। तो एड्रेनलिन हम लोग यूज़ करते हैं। मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, ये ब्लीडिंग को अरेस्ट कर लेता है और वैसो कंस्ट्रिक्शन करवा लेता है। दिस इज द रोल ऑफ एड्रेनलिन, ठीक है, हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी हमें पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा थ्रोम्बिन, ये पाउडर की तरह हम लोग इसको यूज़ करते हैं लोकली अप्लाई करने के लिए, ठीक है, छिड़कने के लिए। तो पाउडर इज डस्टेड ओवर ब्लीडिंग, जहाँ पर भी ब्लीडिंग हो रहा है वहाँ पे पाउडर की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हो, पाउडर की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हो, छिड़क सकते हो, ठीक है। फिर है फिब्रिन। फिब्रिन को हम किसी तरह यूज़ करते हैं, ये ह्यूमन के अंदर से ही निकाला जाता है इसको, और उसको हम लोग कवरिंग सरफेस मतलब ब्लीडिंग हो रही है वहाँ पे उसको हम लोग छिड़क देंगे फिब्रिन को, और वहाँ पे क्लॉट तैयार हो जाएगा। तो बेसिकली ये तो बहुत कॉमन सेंस है। एड्रेनलिन, आँख बंद करके आप याद करो, एड्रेनलिन, फिब्रिन, थ्रोम्बिन, ये सब था, ठीक है। फिर आता है आपका जिलेटिन फॉर्म। यहाँ पे क्या होता है, स्पॉन्जी जिलेटिन और थ्रोम्बिन का मिक्सर तैयार करा जाता है, मतलब यही है, ठीक है, पर जिलेटिन फॉर्म में, मतलब जिलेटिन के साथ मिक्स करके तैयार करा जाता है। तो इसको थोड़ा सा टाइम लगता है एब्जॉर्ब होने में, 4 से 6 वीक लग जाते हैं एब्जॉर्ब होने में। जिलेटिन फॉर्म का काम ये होता है। फिर आता है थ्रोम्बिन, जिलेटिन के साथ हुआ, अब थ्रोम्बिन पाउडर का यूज़ करेंगे। थ्रोम्बिन प्लास्टिन पाउडर, ये कहाँ था, याद करो, फैक्टर 3 थ्रोम्बिन प्लास्टिन एक्सटेंसिव पाथवे। इसको भी सर्जरीज वगैरह में यूज़ करा जाता है, तो इसका पाउडर बनाया जाता है थ्रोम्बिन प्लास्टिन पाथवे, यानी कि फैक्टर 3 पाथवे, मतलब पाउडर का यूज़ करा जाता है। तो उसके बाद लास्ट है एस्ट्रिंजेंट्स, यानी फिटकरी वगैरह का यूज़ कर सकते हो आप, यानी कि पोटाशियम, टैनिक एसिड एंड एक्सेट्रा, ठीक है। सपोज करो ब्लीडिंग हो रहा है, तो इसको हम लोग यहाँ पे लोकली अप्लाई करेंगे, तो ब्लीडिंग कोगुलेंट में बदल जाएगा और ब्लीडिंग रुक जाएगा। तो एक बार याद कर लेते हैं वापस से, आँख बंद करो। सबसे पहले यूज़ करा एड्रेनलिन 1/1000, थ्रोम्बिन डस्टिंग पाउडर की तरह यूज़ करा, फिब्रिन डायरेक्ट उसको अप्लाई करा, जिलेटिन फॉर्म जो कि थ्रोम्बिन का ही पार्ट है उसको यूज़ करा जिलेटिन के साथ मिला के, ठीक है। उसके बाद थ्रोम्बिन प्लास्टिन का यूज़ करा पाउडर का, ठीक है, और लास्ट एस्ट्रिंजेंट का यूज़ करा। अब ये है क्या, जो फैक्टर्स है वो असलियत में है क्या, वो असलियत में है विटामिन के के डेरिवेटिव्स। ये फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं जो कि हमारे क्लॉटिंग फैक्टर को बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होते हैं। मतलब जितने फैक्टर्स बने वो सारे विटामिन के से ही बने। और विटामिन के एक तरीके का नहीं होता है, विटामिन के 3 या 3 से ज़्यादा तरीके का होता है। बेसिकली हम 3 का करेंगे, विटामिन K1, विटामिन K2, विटामिन K3। जो विटामिन K1 है वो हमें प्लांट से डिराइव हो जाता है, जो प्लांट 2 है वो हमें बैक्टीरिया, मतलब कि हमारे जो पेट के अंदर जो बैक्टीरिया है ना वो प्रोड्यूस करते हैं। और विटामिन 3 है, K3 है, वो सिंथेटिक होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली किन के बारे में बात होगा, विटामिन K3 के बारे में बात होगा, क्योंकि हम सिंथेटिक वे में अप्लाई करेंगे। वो है विटामिन K3, वो है हमारे मीनाडोन और एसिटोमिनाडाइन, ठीक है। एक्शन क्या करते हैं, बायोसिंथेटिक होता है क्लोटिंग फैक्टर। किस तरह के क्लोटिंग फैक्टर बनाते हैं ये, विटामिन क्लोटिंग फैक्टर 2, क्लोटिंग फैक्टर 7, क्लोटिंग फैक्टर 9, क्लोटिंग फैक्टर 10। यहाँ पे 2 नहीं लिखा है पर आप लिख सकते हो, ठीक है। ये इस तरह के क्लोटिंग फैक्टर बनाते हैं। यूजेस क्या है, इनको हम तब देते हैं जब विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाती है, या फिर कोई न्यू बेबी है उसको कोई इंजरी होने के चांसेस है तो उस सिचुएशन में दे दिया जाता है विटामिन के, या फिर ओरल एंटी कोआगुलेंट टॉक्सिसिटी जब हो जाती है ना में, तब हम लोग इसका चीज़ दिया जाता है, ठीक है। अदर कोआगुलेंट के कुछ एग्जांपल है, जैसे कि फिब्रिनोजन, ठीक है। फिब्रिनोजन क्या था, क्लोटिंग फैक्टर 1,
क्लोटिंग फैक्टर 1 इनएक्टिवेटिव स्टेट में था फिब्रिनोजेन। ये ह्यूमन प्लाज्मा से डिराइव होता है और ये कब यूज़ करा जाता है, हीमोफीलिया, यानी कि जब ग्लोबुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, मतलब खून की कमी हो जाती है, तब ये यूज़ करा जाता है। दूसरा एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, ये आरडीएनए से रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बना जाता है, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। फिर है डेस्मोप्रेसिन। डेस्मोप्रेसिन क्या था, ये वैसोप्रेसिन का एनालॉग है और इसको NSAID ब्लीडिंग में दिया जाता है डेस्मोप्रेसिन। फिर आज का स्नैक वेनम, स्नैक वेनम भी यूज़ करा जाता है कोआगुलेंट की तरह, ठीक है ना। तो ये कोआगुलेशन को बढ़ा देता है। आपने कभी टीवी पे देखा होगा, स्नैक वेनम को अगर ब्लड में डालोगे तो कोआगुलेट तुरंत हो जाएगा। तो ये भी कुछ था। तो दोबारा से हम याद कर लेते हैं। फर्स्ट नाम था एड्रेनलिन, दूसरा नाम था थ्रोम्बिन, तीसरा नाम था फिब्रिन। थ्रोम्बिन को हम लोग दो और चीज़ में कर सकते हैं, जिलेटिन पाउडर और थ्रोम्बिन प्लास्टिन और एस्ट्रिंजेंट। ये हो गया हमारे ऊपर बाहर बाहर पे लोकली अप्लाई करने के लिए। सिस्टमेटिक के लिए क्या था, फिब्रिनोजेन, ठीक है, फिब्रिनोजेन, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, डेस्मोप्रेसिन और स्नैक वेनम, ठीक है। अब जो विटामिन K3 सिंथेटिक डेरिवेटिव्स थे उसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ाई करेंगे, जो था मीनाडायोन और एसिटोमीनाडायोन। तो बहुत ही सिंपल से एग्जांपल इसका, मीनाडायोन, मीना में सबसे पहला चीज आ रहा है मीथेन, तो यहाँ पे मीथेन है, ठीक है ना। मीनाडायोन मतलब दो ओन है ON कीटोन वाले कंपाउंड लगे हुए, तो दो फिनाइल ग्रुप बना लो, कीटोन बना दो और मीथेन ग्रुप अटैच कर दो, दिस इज कॉल्ड मीनाडायोन, ठीक है। मीनाडायोन, मीथेन का डाइओन, दिस इज कॉल्ड मीनाडायोन, ठीक है। इससे ज़्यादा इजी नहीं हो सकता। ये विटामिन K3 के डेरिवेटिव्स है, सिंथेटिक डेरिवेटिव्स है। ये क्या काम करते हैं, मीनाडायोन जाएगा यहाँ विटामिन K में कन्वर्ट होगा, विटामिन K क्लोटिंग फैक्टर बनाएंगे, सिंपल है, ये होता है सिंपल सा मैकेनिज्म। कौन से क्लोटिंग फैक्टर 2, 7, 9, 10, these are vitamin K drugs, so they increase the synthetic of the clotting factor 2, 7, 9, 10 which further increase the coagulation। इंक्रीज क्यों कराता है, ब्लीडिंग को रोकने के लिए, कोagulation बढ़ाने के लिए और विटामिन K की डेफिशिएंसी को कम करने के लिए। सेम इसी के साथ दूसरा है डेरिवेटिव एसिटोमीनाडायोन, सेम हर चीज सेम है, सेम वही चीज है। एसिटोमीनाडायोन मतलब क्या है, मीथेन और डायोन और दो ऑक्सीजन, ठीक है ना, क्योंकि ओन है। एसिटो मतलब क्या है, एसिटाइल ग्रुप एक जोड़ लो, दिस इज कॉल्ड एसिटोमीनाडायोन। सबसे ज्यादा इजी था ये वाला चैप्टर। अब आता है एंटीकोआगुलेंट्स, ठीक है। एंटीकोआगुलेंट्स मतलब कि खून अगर जम रहा है तो उसको हम लोग प्रिवेंट कैसे कर सकते हो, तो विच इनहिबिट द क्लोटिंग, ठीक है। क्लोटिंग का एक पाथवे था जो मैंने बताया, उसको इनहिबिट कैसे कर सकते हैं, बाय द एक्शन ऑफ द कोआगुलेशन फैक्टर, बाय डिक्रीज द एक्शन, कोआगुलेशन फैक्टर के एक्शन को डिक्रीज कर दिया जाए, ठीक है। और क्या कर दिया जाए, बाय इंटरफेयरिंग सिंथेटिक ऑफ द फैक्टर्स को जो बन रहा था ना जितने फैक्टर से 2, 7, 9, 10, तो उनको कम कर दिया जाए, ठीक है। तो इसके अलग अलग चीज़ें, तो किस तरह के मेडिसिन देखने को मिलते हैं, तो 3 तरह के मेडिसिन देखने को मिलते हैं। फर्स्ट है ओरल मेडिसिन, खाने वाले मेडिसिन, इसको हम लोग ओरल मेडिसिन कहते हैं। तो ओरल मेडिसिन में क्या है, आपके 3 तरह के ओरल है। विटामिन K इनहिबिटर्स, या तो हम विटामिन K को ही डायरेक्ट इनहिबिट कर दें, जैसे कि वारफेरिन ये काम करता है। दूसरा जो हमारा कॉमन पाथवे था फैक्टर 10, उसको कम कर दें, ठीक है। या फिर डायरेक्ट थ्रोम्बिन को ही हम लोग कम कर दें। इस तरह से हम एंटीकोगुलेंट को यूज़ कर सकते हैं ओरली। फिर पेरेंटली कैसे यूज़ कर सकते हैं, इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन डाल के, ठीक है। इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन मतलब ऐसा एक्शन जो इनडायरेक्टली थ्रोम्बिन को ही कम करे, ठीक है। फर्स्ट अनफ्रैक्शनेटेड मतलब हिपैरिन का यूज़ कर सकते हैं। हिपैरिन एक पेरेंटल भी आता है और टॉपिकल भी आता है, वैसे देखा जाए तो हिपैरिन का यूज़ कर सकते हैं। लो मोलिकुलर वेट हिपैरिन, ऐसे हिपैरिन जिनका मोलिकुलर वेट कम होता है, जैसे कि एनोक्सपैरिन, ठीक है, इसका यूज़ करके। दूसरा फोंडापेरिनक्स यानी कि इड्रापेरिनक्स, ठीक है ना, इड्रापेरिनक्स का यूज़ करिए, ये हिपैरिन के ही डेरिवेटिव्स है। हिपैरिन, एनोक्सपैरिन, ठीक है ना, हिपैरिन, एनोक्सपैरिन, इड्रापेरिनक्स, ठीक है, दिस इज कॉल्ड हिपैरिन डेरिवेटिव्स, और इनका यूज़ कर सकते हैं हम पेरेंटली। डायरेक्ट थ्रोम्बिन को कम कर कैसे कर सकते हैं, हीरोडिन का यूज़ कर सकते हैं, रैपिरोडिन का यूज़ करके, ठीक है। हीरोडिन, लैपिरोडिन का यूज़ करके हम लोग डायरेक्ट कम कर सकते हैं। पर जो सिलेबस में दे रखे हैं वो सिर्फ 2 ड्रग्स के बारे में दे रखे हैं। फर्स्ट इज वॉरफेरिन। वॉरफेरिन कैसे यूज़ कर सकते हैं, सिंपल सा स्ट्रक्चर है, ठीक है। काओमेरिन रिंग है, उसके ऊपर एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है OH और एक कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, और साथ ही साथ कीटोन का अल्काइल चेन जुड़ा हुआ है यहाँ पे, और एक फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको ऐसे याद कर सकते हो आप। अच्छा, वॉरफेरिन है जो वॉरफेरिन है, इसका स्ट्रक्चर तो हमने याद कर लिया, पर इसका एक सार याद करना पड़ेगा आपको। सार याद करने से पहले हमें याद करना है कि कर क्या रहा है वॉरफेरिन, ठीक है। तो वॉरफेरिन को क्या कर रहा है उसको जानने से पहले हम जानते हैं कि विटामिन K जो है वो इंट्रिंसिक पाथवे जो भी है आपके फैक्टर है वो कैसे बनाता है। तो विटामिन K जो है वो पहले इपोक्साइड में होता है। इपोक्साइड अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, इपोक्साइड इसको कहते हैं, इसको इपोक्साइड कहा जाता है, ठीक है। ट्राइंगल जैसा बन जाता है और बीच ऊपर ऑक्सीजन होता है, इसको कहते हैं इपोक्साइड, ठीक है। इपोक्साइड किस में कन्वर्ट होता है, क्विनोन में। क्विनोन आई होप आपको पता हो, ये कहाँ गया यार, इसको क्विनोन कहते हैं, ठीक है। बीच में कुछ भी हो सकता है, बेंजीन वेंजीन कुछ भी हो सकता है, पर 2 ऑक्सीजन वाले को क्विनोन कहते हैं। तो इपोक्साइड जब क्विनोन में कन्वर्ट होता है तो उसके लिए उसे चाहिए होता है विटामिन K रिडक्टेज। क्या चाहिए होता है, विटामिन K रिडक्टेज, मतलब कि रिड्यूस हो जाए और क्विनोन में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तब एक NADH NAD में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये था विटामिन K रिडक्टेज। पर क्विनोन जब इपोक्साइड में कन्वर्ट हो रहा होता है तो एक एंजाइम के प्रेजेंस में जिसका नाम है गामा ग्लूटेनाइल कार्बोऑक्सिलेज, वो इन फैक्टर्स को एक्टिवेट कर देते हैं। मतलब कि
ये अभी डी कार्बोक्सिलेज नहीं है, ये डी कार्बोक्सिलेज होने के बाद प्रोथ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाते हैं, बेसिकली एक्टिवेटेड हो जाते हैं। तो ऐसे काम करता है हमारा, ठीक है। तो ये था इसका मैकेनिज्म। सार मैंने बता दिया है आपको। काउमेरिन रिंग होता है, ठीक है, बहुत ही इसेंशियल होता है एक्टिविटी के लिए काउमेरिन रिंग। काउमेरिन रिंग अगर आपको नहीं पता तो ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हो एक ऑक्सीजन होगा ये वाले रिंग में, ठीक है। और अगर कुछ भी चेंज करते हैं तो इसकी काम तो करेगा ये, पर एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। OH इंपॉर्टेंट है एक्टिविटी के लिए, पर अगर ऐसे जोड़ते हैं तो एक्टिविटी कम हो जाती है। ऐसी कीटोन रिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है 3 कार्बन का, पर कुछ और जोड़ते हैं तो लेस पोटेंट बन जाता है, मतलब एक्टिविटी कम हो जाती है। फिनाइल रिंग इंपॉर्टेंट है, पर अगर हम लोग कुछ लॉन्ग एल्काइन चेन बढ़ा देते हैं तो शायद एक्टिविटी बढ़ सकता है। तो ज़्यादा कुछ नहीं था, ये बना के हम लिख सकते हैं। बना कर सकते हैं हम इसको, सिंपल सा है। सबसे पहले काउमेरिन रिंग बनाना है हमें, ठीक है। काउमेरिन रिंग कैसे बनेगा, मिथाइल सैलिसाइलेट को मिथाइल एसिटाइल सैलिसाइलेट में बदलो, सिंपल सी बात है। OCH3 हमें दोनों में चाहिए, एसिटाइलेशन करके हमारे पास दोनों आ जाएगा। उसके बाद साइक्लाइजेशन करवाओ, ये दोनों साइकिल में कन्वर्ट हो जाएंगे, काउमेरिन रिंग आपका तैयार हो गया। काउमेरिन रिंग को अब कीटोन प्लस फिनाइल ग्रुप के साथ अटैच करवा दो, मतलब पहले कीटोन के साथ रिएक्शन करवा दो एक, फिर एक फिनाइल रिंग के साथ रिएक्शन करवा दो, ठीक है, या फिर डायरेक्ट एक ही साथ करवा दो आप, तो आपका बाइफेरिन तैयार हो जाता है। थ्रोम्बोसिस के लिए यूज हो सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, मतलब कि जम जाता है ना, थक्का बैठ जाता है, खून के अंदर मास जमना स्टार्ट हो जाता है, इसको एम्बोलिज्म और थ्रोम्बोसिस कहते हैं। दिस यूज ड्यूरिंग द सर्जिकल प्रोसीजर प्रिवेंट थ्रोम्ब, मतलब जब भी सर्जिकल प्रोसीजर हो रहा हो तो उस वक्त ना जम जाए, थक्का ना बैठ जाए, इसलिए यूज़ करा जाता है उस वक्त भी। स्ट्रोक को कम करने के लिए भी यूज़ करा जाता है, हार्ट अटैक प्रिवेंट करने के लिए करा जाता है, स्ट्रोक और डेथ के भी चांसेस को कम करने के लिए यूज़ करा जाता है। सेम है एनिसिडायोन, सेम इसी तरह है और फेरिन की तरह है हर चीज़ काम, पर इसका थोड़ा स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है। व्हाट इज इट? वहाँ पे काउमेरिन रिंग था, यहाँ पे क्विनिन जैसा रिंग है कुछ, ठीक है। यहाँ पे आपको क्विनिन वाला रिंग बनाना है, उसके बाद OCH3 फिनाइल के साथ आपको जोड़ देना है, बहुत ही ईजी था। एनिसिडायोन, ठीक है, एनिसिडायोन में ही जुड़ा हुआ है उसका नाम, ठीक है। ए से एसिटाइल ग्रुप वाला रिंग जुड़ा होगा और डायोन से 2 कीटोन ग्रुप, ठीक है, और आयन से इंडोल ग्रुप, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। अब लास्ट ड्रग रह जाता है क्लोपिडोग्रिल। इसके लिए हमें अलग से ही पढ़ना पड़ता है एक टॉपिक जिसका नाम है एंटीप्लेटलेट। ये क्या होता है, याद है हमने पढ़ा था, सबसे पहले होता है वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, फिर होता है प्लेटलेट एग्रीगेशन, फिर होता है ब्लड कोआगुलेशन। तो बीच में एक टर्म था प्लेटलेट एग्रीगेशन, तो उसको भी हम अगर रोक दे तो कोआगुलेशन प्रिवेंट हो जाता है। इसका अच्छा एग्जाम्पल है एस्पिरिन, डिस्प्रिन आपने खाया होगा, पिया होगा, आई मीन, ठीक है। तो इस तरह से काम करता है। वैसे एक क्लोपिडोग्रिल है विच डिक्रीज द फॉर्मेशन ऑन द एक्शन ऑफ द प्लेटलेट एग्रीगेशन। क्लासिफिकेशन इसका पढ़ो तो प्रोस्टाग्लैंडिन, थ्रोम्बेक्सिन A2, ठीक है, यही करवाता है आपका प्लेटलेट एग्रीगेशन। तो प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस इनिबिटर हो जिसका नाम है एस्पिरिन भी नाम से जाना जाता है, तो ये एक फोस्फोडाइस्टर इनिबिटर है, ठीक है। क्या है? फोस्फोडाइस्टर इनिबिटर, डाइपाइरिडामोल के नाम से भी है, डाइपाइरिडामोल, ये एक फोस्फोडाइस्टर इनिबिटर है। और एक है ADP इनिबिटर, ठीक है। तो अलग अलग है, मतलब प्लेटलेट हम कैसे कम कर सकते हैं, सिंपल सा ये है मैकेनिज्म। तो पहला तरीका है प्रोस्टाग्लैंडिन जो बन रहा है उसको ही हम लोग इनिबिट करते हैं, जैसे कि एस्पिरिन। दूसरा फोस्फोडाइस्टर को हम लोग इनिबिट करते हैं, जैसे कि डाइपाइरिडामोल, ठीक है। ADP इनिबिटर करते हैं, जैसे कि टाइक्लोपिडिन या क्लोपिडिग्रिल। तो हमारा जो क्लोपिडिग्रिल है वो इस वाले सेक्शन में आता है, ADP इनिबिटर, ठीक है। ADP के बारे में पढ़ेंगे। ADP मतलब थ्रोम्बिन हो गया, प्लेटलेट एक्टिवेटर हो गया, सेरोटोनिन हो गया, हिस्टामिन हो गया, आर्कोनाइड एसिड हो गया एंड सो ऑन, ठीक है। ADP इनिबिटर ग्लाइकोप्रोटीन 2 और 3 का एंटागोनिस्ट, ठीक है। और अदर भी हो गए जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन I2, सिलोस्टाजोल, पिडोग्रास एंड सो ऑन। तो कैसे होता है ये? प्लेटलेट एक्टिवेट होते हैं और एग्रीगेट होते हैं और कोआगुलेशन होता है, ठीक है। हम डिटेल में पढ़ते हैं। पहले तो एक प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को ही इनिबिट करते हैं, जैसे कि एस्पिरिन जो काम करता है वो कैसे काम करता है, वो कैसे काम करता है, स्टिमुलेट ऑफ द प्लेटलेट बाय थ्रोम्बिन और कोलाजिन, इनकी वजह से ये स्टिमुलेट होते हैं और जिसकी वजह से ही प्लेटलेट एग्रीगेशन होता है, जिसके वजह से आर्किडोनिक एसिड मतलब कि AA लिबरेट होना स्टार्ट होता है। हमारी स्किन में जितनी फैटी लेयर होते हैं ना, वहाँ से ये रिलीज होते हैं AA। और एरिकोडोनिक एसिड किस में कन्वर्ट होता है? प्रोस्टाग्लैंडिन H2 तब रिलीज होता है जब आप भरना हो जख्म को, तब प्रोस्टाग्लैंडिन H2 रिलीज होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन H2 किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? थ्रोम्बोक्सोन A2 में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। थ्रोम्बोन A2 किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्लाज्मा बन के रिलीज होता है, ठीक है, प्लाज्मा में ये रिलीज हो जाता है। अब देखो, कट हुआ, ब्लीडिंग हुआ, प्लेटलेट एग्रीगेशन हुआ, जिसकी वजह से AA रिलीज हुआ, वो H2 में बदला, H2 A2 में बदला और प्लग बन गया, ठीक है। तो एस्पिरिन क्या काम करता है? वो AT को कम करता है डायरेक्ट। A2 ये दिख रहा है, ये थ्रोम्बोक्सोन A2 को डायरेक्ट कम करता है। सिंथेटिक फ्रॉम द एरिकोडोनिक एसिड से बनाई है इन प्लेटलेट, इरिवर्सिबल एसाइड रिलेशन हो जाता है इसका ऑफ सेरिन, जिसकी वजह से क्लोटिंग नहीं होता है। ये कब दिया जाता है? मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन में दिया जाता है और ब्लीडिंग टाइम इसके बढ़ाने में दिया जाता है, ठीक है, ये तब दिया जाता है। तो सिंपल था ये। एरिकोडोनिक एसिड किस में बदलता है? H2 में, H2 किस में बदलता है? A2 में, और A2 प्लाज्मा में बदलता है। तो ये यहाँ पे एस्पिरिन काम कर देता है डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, सिंपल वे में बता रखा है। ADP रिसेप्टर एंटागोनिस्ट यानी कि क्लोपिडोग्रिल, ध्यान से याद करना, वैसे 3 याद कर लो बहुत है। प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेटिक इनिबिटर यानी कि एस्पिरिन, फोस्फोडाइस्टर इनिबिटर, फोस्फोडाइस्टर एज इनिबिटर, डाइपाइरिडामोल,
और तीसरा एडीपी इनहिबिटर मतलब क्लोपिडोग्रिल। 3 याद कर लोगे बहुत है ये टॉपिक, ठीक है, क्योंकि उठता भी नहीं है। तो एडीपी बाइंड इनटू द रिसेप्टर, जिसकी वजह से एक्टिवेट हो जाता है GP2 और 3 रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या करेगा, प्लेटलेट बाइंड टू फिब्रिनोजेन, प्लेटलेट अटैच टू द प्लेटलेट, फॉर्मेशन ऑफ द क्लॉट और प्लग ऑफ द ब्लड, ऐसे क्लॉट होना स्टार्ट होता है। सिंपल सी बात है, फिब्रिन बनेगा, फिर प्लेटलेट इकट्ठा होंगे, फिब्रिन बनेगा उसके ऊपर और ब्लड क्लॉट होना स्टार्ट होगा। तो क्लोपिडोग्रिल करता क्या है, ठीक है, क्लोपिडोग्रिल करता क्या है, क्लोपिडोग्रिल कह लो या टाइक्लोपिडिन कह लो, जो मर्जी कह लो, 2 अलग अलग नाम है इसके, अलग अलग नाम है, अलग अलग तरीके का, काम एक ही है। तो ये इरिवर्सिबली बाइंड हो जाते हैं एडीपी पे। अब क्योंकि एडीपी पे बाइंड हो गए तो GP, ठीक है, GP2 और 3 का ये एक्टिवेशन नहीं हो पाता, क्योंकि नहीं हो पाता तो प्लेटलेट इकट्ठा नहीं हो पाते और फिब्रिनोजेन बाइंड नहीं हो पाता वहाँ पे, जिसकी वजह से ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती है। ये सिंपल सा मैकेनिज्म था इसका। तो हम एक डायग्राम के थ्रू समझने के लिए ट्राई करते हैं। फर्स्ट एडीपी रिसेप्टर है, एडीपी रिसेप्टर, एडीपी यहाँ पे जाके बाइंड हुआ, ठीक है। अब बाइंड हुआ तो अगर बाइंड होता तो GP2 और GP3 एक्टिवेट होते, ठीक है। GP2 और GP3 एक्टिवेट होते तो प्लेटलेट निकलते, प्लेटलेट वहाँ पे जमा होते और प्लेटलेट वहाँ पे इकट्ठा होता, पर क्योंकि एडीपी यहाँ पे बाइंड ही नहीं हुआ तो यहाँ से अब प्लेटलेट निकलेगा ही नहीं, ठीक है, जिसके वजह से क्लॉट नहीं होगा, मतलब प्लेटलेट इकट्ठा होंगे ही नहीं। दैट्स वाई दिस इज ऑल नोन एज एंटीप्लेटलेट। काम क्या है इनका, इश्चेमिक हार्ट डिजीज़ में यूज़ करा जाता है इन्हें, कार्डियक प्रोसीजर्स के लिए तरह यूज़ करा जाता है, जब एंजियोप्लास्टिक मतलब कि कुछ सर्जरी कर रहे हो हार्ट पे, आर्टरी फिब्रिलेशन के डिजीज़ में यूज़ करा जाता है, हार्ट वॉल्व का सर्जरी हो तब यूज़ करा जाता है, ग्राफ्टिंग प्रोसीजर्स के लिए यूज़ करा जाता है, हीमोडायलिसिस के वक्त भी यूज़ करा जाता है। तो क्लोपिडोग्रिल दिखता कैसा है, ये एक काइंड ऑफ वॉरफेरिन जैसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो क्लोपिडोग्रिल कुछ ऐसा दिखता है, अगर आपको याद होता है तो आप याद कर सकते हो, स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। इससे अच्छा आप एक एस्पिरिन का याद कर लो, वो ज़्यादा ईजी है पेपर में लिखने के लिए इसका स्ट्रक्चर, पर नहीं भी करोगे तो चलेगा। दिस बिलोंग टू द क्लास ऑफ एंटीप्लेटलेट ड्रग, या फिर ब्लड थिनर के नाम से भी जानते हैं हम इसे। सेम वही चीज़ है जिस पाथवे में बताया था। एडीपी का मतलब क्या है, एडीपी का मतलब है उस तरह के सब्सटेंसेस जो प्लेटलेट को बनने में मदद करते हैं, जो कि हमारा थ्रोम्बोक्सिन A2, सेरोटोनिन, प्लेटलेट एक्टिवेट फैक्टर जिसको PAF के नाम के भी जानते हैं, जो एक्सट्रिंसिक पाथवे में रिलीज होता है उस वक्त, ठीक है। तो ये सारे एडीपी है। Clopidogrel inhibit the binding of ADP. It is trapped on the platelet, which inhibit the platelet activation and inhibit platelet aggregation. कहाँ यूज़ कर सकते हैं, एज एंटीप्लेटलेट मेडिसिन और ब्लड थिनर की तरह भी यूज़ करते हैं हम इसे। लास्ट चैप्टर 4 यूनिट 3 मेडिसिनल केमिस्ट्री, ड्रग यूज इन CHF। वैसे हमने ये कर लिया है कॉलेजी में चैप्टर 1 पे, पर कोई नहीं, 5 मेडिसिन है, डिजीऑक्सिन, डिजिटॉक्सिन, निसिरिटाइड, बोसेंटान, टाइजोसेंटान। बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर लेट मी क्लियर, बिकॉज these drugs are very potent drugs. इसकी छोटी क्वांटिटी भी एक बड़ा फार्माकोलॉजिकल रोल इम्पैक्ट करती है, इसलिए अंडर RMP या फिर एक डॉक्टर के सलाह पे इसको लेना चाहिए, क्योंकि ये इसका छोटा सा डोज भी एक बड़ा सा रोल इम्पैक्ट करता है हमारे हार्ट पे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। यू नो व्हाट इज कंजेस्टेड हार्ट फेलियर, दिस इज कॉल्ड कंजेशन हो जाता है हमारे बॉडी में, हार्ट में, लाइक जमाव हो जाता है फ्लूइड्स का, ठीक है, लाइक हार्ट का किसी भी चीज़ का, उसको कंजेस्टेड हार्ट फेलियर कहते हैं। अच्छे से ब्लड पंप नहीं कर पाता है हार्ट, तो 2 ही सिनेरियो होते हैं, मैंने इसको ईजी वे में बताने का तरीका बताया, बस 2 तरह के हार्ट समझ लो। ये होता है नॉर्मल हार्ट, ठीक है, ये है नॉर्मल हार्ट। क्या हो जब इसके वेंट्रिकल्स ढीले हो जाएं, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं फ्लैपेंड। इस सिचुएशन में सपोज करो आपका हाथ ढीला हो गया, कंट्रोल छूट गया है, तो क्या आप हाथ को उठा पाओगे, ऐसे यहाँ पे ये कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड ऊपर नहीं जा पाता है आगे। दूसरा क्या है, दूसरे में स्टिफ हो जाते हैं, जम जाता है, एकदम टाइट हो जाता है। अब क्योंकि टाइट हो गया है तो ब्लड आगे फ्लो नहीं कर पाएगा। ये कुछ सिचुएशंस थे, 2 ही सिचुएशंस है, इसकी वजह से ही कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है। बाकी डिटेल में मैंने बना रखा है, वहाँ पे आप देख सकते हो। तो क्या होता है, मैनी रीजन है, कॉन्ट्रैक्ट करना बेसिकली यहाँ पे बंद हो जाता है, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन डाउन चला जाता है, कार्डियक आउटपुट नहीं मिल पाता है, ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है हार्ट में, हार्ट के अंदर मतलब ब्लड पड़ा का पड़ा रह जाता है, जिसकी वजह से कंजेशन हो जाता है और हार्ट अटैक और मायोकार्डियल इन्फेक्शन जैसे चीज़ें होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सिम्टम क्या है इसके, सिम्टम इसके अलग अलग तरीका डिपेंड करता है, लेफ्ट में हुआ है या राइट में हुआ है, पर अगर कॉमन सा आप देखेंगे तो शॉर्टन ऑफ द ब्रीथ हो जाना, सांस कम आना, थकावट रहना, पाल्पिटेशन होना, आपके ओडिमा हो जाना, पैरों में सूजन आ जाना, पानी का जमाव हो जाना, लीवर में टाइटिस हो जाना, इन्फ्लेमेशन हो जाना, रैपिड हार्ट बीट हो जाना, और आपको सोते वक्त एपनिया हो जाना, यानी कि खराटे आना, ठीक है, इर्रेगुलर खराटे आना या सोते वक्त ही आना सिर्फ, चेस्ट में पेन होना खासकर लेफ्ट साइड में, डिजीनेस हो जाना, चक्कर आना एंड वॉमिटिंग जैसा फील होना, भूख ना लगना, पेट भरा भरा सा लगना, पेट में एक सैलो जैसा दिखना, ठीक है, पानी जैसे जमा पड़ा हो, एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसा, वीजिंग साउंड आना, पाल्पिटेशन होना एंड सो ऑन। रीज़न क्या है, सेम वही, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, एम्बोलिज्म हो जाना, हाइपरटेंशन हो जाना, ठीक है ना, हाइपरटेंशन की वजह से भी हो सकता है, अल्कोहल ज़्यादा यूज़ करते हैं उसकी वजह से हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं पर इससे भी हो सकता है, थायराइड डिसऑर्डर से भी हो सकता है, हार्ट रिदम एबनॉर्मलिटीज हो सकता है।
थायराइड से कैसे हो सकता है? लाइक सपोज यू हैव हाइपरथायरॉइडिज्म, जिसकी वजह से आयोडीन और कैल्शियम का इंटेक आप ज़्यादा करोगे और कैल्शियम ज़्यादा होगा तो हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगी एंड सो ऑन। रिस्क फैक्टर क्या है? हाई बीपी, हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, स्मोकिंग, अल्कोहल, फैमिली हिस्ट्री भी हो सकता है, आपको जेनेटिक भी हो सकता है, या वॉल्ट डिसऑर्डर। दो तरह के CHF होते हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड। लेफ्ट साइड क्या होता है? मोस्ट कॉमन है, ये सबसे ज़्यादा लेफ्ट साइड ही होता है। इसमें लेफ्ट वेंट्रिकल्स हैं वो अच्छे से पंप नहीं कर पाते, जिसकी वजह से सिस्टोल का डिसफंक्शन भी हो सकता है, डायस्टोलिक डिसफंक्शन भी हो सकता है। सेम वही है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा और यहाँ पे अच्छे से रिलैक्स नहीं हो पाएगा, सेम वही चीज़ है। राइट साइड का क्या है? राइट वेंट्रिकल अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से लंग्स में प्रॉब्लम देखने को मिलेगा आपको, ठीक है, क्योंकि इसका जो बैक फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा लंग्स में, ठीक है, राइट की सिचुएशन में। उसके बाद ब्लड वेसल्स में वापस जाने लग जाएंगे और फ्लूइड का रिटेंशन होना स्टार्ट हो जाएगा आपके ऑर्गन्स में, जैसे कि एब्डोमिनल एरिया में, और सम ट्रांसफर टू द लेफ्ट और राइट। सब कुछ फर्स्ट लेक्चर देख लेना, फार्माकोलॉजी का समझ जाओगे। ड्रग 4-5 तरह के ड्रग है, आँख बंद करके इसको याद कर लो। डिजीऑक्सिन, डिजिटॉक्सिन, निसिलिटाइड, बोसेंटान, टैजोसेंटान। सबसे ऊपर वाले जो डिजीऑक्सिन डिजिटॉक्सिन है वो कार्डियक ग्लाइकोसाइड है, आइनोट्रॉपिक कंट्रोल करते हैं ये। तो उसको स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस एक ही पेज है। डिजीऑक्सिन, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा लेंथी है तो मैं इसको कुछ याद करना नहीं समझूंगा। डिजीऑक्सिन डिजिटॉक्सिन सेम मैकेनिज्म है इसका, तो उसको स्टार्ट करते हैं। ये क्या करता है? ये जो है ना, ये सोडियम पोटेशियम, इसको ये इनिबिट कर देता है। अब क्योंकि सोडियम पोटेशियम इनिबिट हो जाएगा तो अंदर किसकी मात्रा बढ़ेगी? सोडियम। सोडियम किस लिए यूज़ होता है? यहाँ पे आप देख सकते हो, सोडियम का बाहर जाना बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से सोडियम अंदर ही रह जाएगा, और सोडियम क्योंकि अंदर रह गया है तो अंदर पॉजिटिव की चार्ज ज़्यादा होगी। अब यही चीज़ यहाँ पे जो कैल्शियम और सोडियम का वोल्टेज गेटेड आयन चैनल आप देख रहे हो, एक्सचेंजर देख रहे हो, वो रिवर्स में चला जाएगा, क्योंकि इसको पोटेंशियल अपना ठीक करना है सेल का, जिसकी वजह से क्या होगा? अब जो ये सोडियम अंदर आ रहे थे ना, वो बाहर जाना स्टार्ट हो जाएंगे। अब क्योंकि कैल्शियम यहाँ पे बाहर जा रहा था इसलिए वो अंदर जाना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? नाउ कैल्शियम आयन एक्यूमुलेटेड इंट्रासेलुलरली विच इंक्रीज कैल्शियम कंसंट्रेशन बढ़ेगा। कैल्शियम का कंसंट्रेशन अगर अंदर बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी बढ़ेगा, जिसके वजह से ये किस में यूज़ होता है? CHF में यूज़ होता है, क्योंकि CHF पंप नहीं कर पा रहा था ना, पंप नहीं कर पा रहा था मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा था अच्छे, इसलिए हम लोग डिजीऑक्सिन देते हैं ताकि कैल्शियम अंदर जाए, कैल्शियम अंदर जाएगा तो कॉन्ट्रैक्शन अच्छे से कर पाए, इसलिए इसको यूज़ करते हैं CHF में, आर्टेरियल फिब्रिलेशन में, हार्ट रेट को ज़्यादा करने के लिए या नॉर्मल करने के लिए, आर्रिथमिया सिचुएशन ठीक करने के लिए। सेम डिजिटॉक्सिन का भी है, इसका स्ट्रक्चर याद कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है, पर इंपॉर्टेंट है ये, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ नहीं याद करोगे तो कॉग्नोसी में याद करना पड़ेगा आपको, पर करना पड़ेगा डिजिऑक्सिन डिजिटॉक्सिन, ठीक है। वैसे इजी है जब हम लोग करते हैं। यहाँ पे एक स्टेरॉइडल, यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेरॉइडल न्यूक्लियस देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। फिर यहाँ पे फ्यूरान ग्रुप देखने को मिलेगा। उसके बाद ये ग्लूकोज है, बस ग्लूकोज आप कैसे करके ये वाला ग्लूकोज रख लो, ये न्यूक्लियोसाइड रिंग है, ये आप पता ही है 6-6-6-5 का ग्रुप, फ्यूरान का मतलब लैक्टोन का ग्रुप, ठीक है, ये लैक्टोन का ग्रुप है। सेम डिजिटॉक्सिन में भी है, यहाँ पे आप देख सकते हो क्या स्टेरॉइडल न्यूक्लियस, यहाँ पे लैक्टोन का ग्रुप है, पर ये 5 मेंबर लैक्टोन है, 6 मेंबर लैक्टोन है, ठीक है ऐसा कुछ था, 5 मेंबर लैक्टोन, सॉरी दोनों ही 5 मेंबर लैक्टोन है। पर यहाँ पे जो ग्लूकोज है, ठीक है, मतलब ग्लाइकोन पार्ट है, वो देखो यहाँ पे कौन सा ग्लाइकोन पार्ट है और यहाँ पे कौन सा ग्लाइकोन पार्ट है, यहाँ पे CH3 यहाँ पे CH3 दोनों सेम से लग रहे हैं आपको, ठीक है, पर यहाँ पे जो एंडिंग है थोड़ा सा डिफरेंस है, बस वो देख लोगे तो पता लग जाएगा दोनों का स्ट्रक्चर। नीसिलिटाइड का स्ट्रक्चर मैं नहीं दे रहा हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेंथी है, तो ये पेपर में बिल्कुल नहीं आता है। ये 32 अमाइनो एसिड का बनता है और ये एक हार्मोन है जो हमारा हार्ट खुद ही रिलीज़ करता है वेंट्रिकल्स के द्वारा। तो ये 32 अमाइनो एसिड का बना होता है, इसलिए इसको रिकॉम्बिनेंट वे में बनाया जाता है, जिसको हम लोग नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड के नाम से भी जानते हैं। RHBMP के प्रोसीजर से बनाया जाता है इसको, और ये क्या करता है? वैसोडाइलेटर की तरह काम करता है, साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्शन तो करवाते ही साथ साथ वैसो डायलेशन की तरह भी काम करता है। वैसो डायलेशन कैसा होता है? हमने बताया था, बीटा अल्फा रिसेप्टार्स या बीटा रिसेप्टार जो भी है वो साइक्लिक GMP को फॉलो करती है। बीटा रिसेप्टार साइक्लिक GMP को फॉलो करती है। साइक्लिक GMP फॉलो होगा मतलब इंक्रीज इन साइक्लिक GMP कंसंट्रेशन होगा, जिसकी वजह से वैसोडाइलेशन होगा। वैसोडाइलेशन रिलैक्स भी करवाएगा, साथ ही साथ BP को नीचे भी करवाएगा, और साथ ही साथ RAS सिस्टम भी इनिबिट करवाएगा, जिसकी वजह से BP डाउन चला जाएगा, ठीक है। इस तरह से ही कंट्रोल करती है। CHF में यूज़ होते हैं, वैसोडाइलेशन में यूज़ होते हैं, और डायलिसिस की तरह भी यूज़ किया जाता है। ये था हमारा नीसिलिटाइड। फिर 2 बच गया हमारा बोसेंटान, टैजोसेंटान। इसका स्ट्रक्चर हार्ड है, पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही हार्ड है, याद करने को याद कर सकते हो आप। ये रहा फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप में इसको डिवाइड करके, ठीक है। ये दोनों काइंड ऑफ सिमिलर ही है जब इसको आप अच्छे से पढ़ोगे। तो ये क्या करते हैं? सेम वही है, ये भी वैसे कॉन्स्ट्रिक्शन करवाते हैं, ठीक है, मतलब वैसो डायलेशन करवाते हैं ये भी, पर इनका जो पाथवे है वो साइक्लिक GMP वाला नहीं है, एंडोथीलियल एल पाथवे से रिलेटेड है। एंडोथीलियल पाथवे क्या होता है? एंडोथीलियल पाथवे जो है वो एंडोथीलियल 1 रिसेप्टर में जाकर बाइंड होता है, जिसकी वजह से वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कम होता है, मतलब वैसो डायलेशन होता है। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है एंडोथेलिन एल की वजह से। एंडोथेलिन जाके बाइंड होगा रिसेप्टर में, स्मूथ मसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, ठीक है। पर जब आप बोसेंटान लेते हो तो ये वाला चीज़ बंद हो जाता है, रिसेप्टर में बाइंड ही नहीं होता, जिसकी वजह से आपका वैसो डायलेशन नहीं होता है, जितना होना चाहिए उतना ही खुला रहता है आपका वेसल। पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन में देते हैं, और स्क्लेरोसिस के सिचुएशन में भी देते हैं जब कुछ जमा हो जाता है तब। फिर टैजोसेंटान सेम वैजोसेंटान की तरह।
So I hope you like this video. Thank you for watching. Have a nice